हम्म। एक मिनट, जो डिजिटल अच्छे प्रोग्राम बना देंगे वो क्या। हाँ, उसको आ रहे हैं प्रोग्राम। तो ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ बोलिए। ठीक है, प्रोग्राम वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है प्रोग्राम में। तो डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग को 3 सेक्शन डिस्कस करना है। सीपीयू हम लोग डिस्कस किए, एंड देन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। यानी वी हैव टू डिस्कस अबाउट 3 ऑर्गेनाइजेशन: सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। तो इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन भी शायद इनिशिएट किए थे, किए कि नहीं? सीपीयू हम लोग डिस्कस कर लिए थे। सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, different types of computer like stack organized computer, general purpose accumulator organized computer, instruction format, and various classification of instructions. We already discussed about the instruction format, op code, operand, and the mode field. Instruction and classification of instruction on the basis of number of operands used in the specific computer, like 0 address, 1 address, 2 address, 3 address instruction. Okay. And we also discuss about the addressing modes. Addressing modes, no, 0 address not. Addressing modes of CPU. CPU में जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको एड्रेस, यानी कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में जो मोड फील्ड है, उस मोड फील्ड में आपका जो है वे ऑफ ऑपरेंड सिलेक्शन हम लोग तय करते हैं। यानी कि डेटा जो आपका है, जैसे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग में यू आर यूजिंग वेरिएबल फॉर व्हाट? व्हाई यू आर यूजिंग वेरिएबल? वेरिएबल क्यों यूज करते हैं? ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, केवल डेटा को स्टोर करने के लिए। क्योंकि व्हेनेवर यू नीड डेटा टू प्रोसेस, you just use that memory variable to allocate data for processing point of view. तो जब भी आपको मेमोरी वेरिएबल डेटा यूज करना होगा तो मेमोरी वेरिएबल के थ्रू आप यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग डेटा को डिस्कस किए थे, जो आप फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किए थे, ठीक है ना। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में तो ये जो डेटा है ये आपका किसी रजिस्टर या किसी मेमोरी वेरिएबल में आपका होल्ड करता है। यानी जो प्रोग्रामिंग में आप वेरिएबल लेते हैं, वो वेरिएबल इज जस्ट यूज्ड फॉर कीपिंग द डेटा फॉर फ्यूचर एक्सेशन। तो इनसाइड द प्रोग्राम व्हेनेवर यू नीड टू प्रोसेस द पर्टिकुलर डेटा, तो यू जस्ट कॉल दैट डेटा बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। तो आपका प्रोग्रामिंग जो आप करते हैं उसमें वेरिएबल में वैल्यू रखते हैं, वैल्यू इज डेटा, ठीक है ना। तो यू आर द डेटा फॉर दिस क्लास एज एन ऑब्जेक्ट। आप जैसे अभी क्लास में बैठे हैं तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज डेटा फॉर द पर्टिकुलर क्लास। So class is the organization under which various object is there. So object is what? Object is the variable for the class. So your class name contains various similar types of variable, and that similar types of variable is known as object. So object, being an object, you are the variable for the class. So हर स्टूडेंट जो है एज एन ऑब्जेक्ट वो क्या डेटा है, इस क्लास का एक डेटा है। तो उसका पर्सनल एट्रीब्यूट्स होल्ड कर रहा है वो, आईडी, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये क्या है उसका एट्रीब्यूट्स है। तो हर ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स है जिसको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्लास में देखे वी यूज मेथड फंक्शन टू एक्सेस द एट्रीब्यूट्स ऑफ द पर्टिकुलर डेटा। डेटा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का जो वेरियस एट्रीब्यूट्स इज द फील्ड, तो उसको हम लोग एक्सेस करते हैं। तो यहाँ जो डेटा है वो किसी रजिस्टर या मेमोरी में हो सकता है। तो जब भी हमको किसी तरह का प्रोसेसिंग कराना होगा तो डेटा को रजिस्टर से या मेमोरी वेरिएबल से कॉल करना होगा। तो उसके लिए हम लोग 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस डिस्कस किए, जो 3 तरह के कंप्यूटर में यूज हुआ, माइक्रो, मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड यूज्ड इन द इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। तो इंस्ट्रक्शन सेट में अगर 0 ऑपरेंड यूज हो रहा है तो स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर के लिए आप लिख रहे हैं इंस्ट्रक्शन। 1 एड्रेस यूज हो रहा है, 1 ऑपरेंड यूज हो रहा है तो एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर के लिए लिख रहे हैं। अगर 2 और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज हो रहा है तो आप जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग सीपीयू में देखे, ये पूरा होल पार्ट है।
इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सीपीयू क्या है आपका? कंट्रोल यूनिट, सीयू, कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड द रजिस्टर्स, उसी को डिस्कस करना था, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। नेक्स्ट, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एक सेक्शन हम लोग डिस्कस किए हैं कि नहीं, एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स जैसे आप इंटेल 8086 का एड्रेसिंग मोड डिस्कस किए थे, तो वो स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर 8086 के लिए हुआ। सीपीयू जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो वी जस्ट डिस्कस द जनरलाइज एड्रेसिंग मोड्स विच इज कॉमन फॉर एनी माइक्रो प्रोसेसर। वो किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के लिए कॉमन यूज होता है। एड्रेसिंग मोड्स आपको पता है कि एड्रेसिंग मोड्स क्यों यूज करते हैं? व्हाट इज द नीड ऑफ एड्रेसिंग मोड्स? एनीवन ऑनलाइन में बताइए। रविरंजन कुमार, रोल नंबर 30। यस सर। बताइए सर रिपीट सर क्वेश्चन। एड्रेसिंग मोड्स, इंटेल 8086 का एड्रेसिंग मोड्स पढ़े थे ना, उसमें एड्रेसिंग एलिमेंट भी पढ़े थे, बेस, इंडेक्स और डिस्प्लेसमेंट। ये आपका एड्रेसिंग एलिमेंट्स यूज होता था, जिसके बेसिस पर आप कोई भी मोड ऑफ एड्रेसिंग तय करते थे। जैसे एरे यूज कर रहे हैं तो एरे में तीनों एड्रेसिंग एलिमेंट यूज होता है। एरे के किसी भी पर्टिकुलर डेटा का एड्रेस निकालने के लिए आप क्या करते हैं? यू नीड अ बेस एड्रेस, एंड द बेस एड्रेस इज व्हाट? दैट इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ए 0th पोजीशन पर जो वैल्यू है उसका एड्रेस आपका बेस एड्रेस हो गया। So once you have a base address, then you think about which types of data is allocated in the array. Why you are thinking about that? Because you have to set the word length of the particular data. Data का word length क्या है ये आप तय तभी कर पाएंगे जब आपको पता है कि उसमें इंटीजर डेटा रखा जा रहा है, कैरेक्टर रखा जा रहा है, फ्लोट डेटा, डबल, किस तरह का डेटा आप एरे में रख रहे हैं। तो वट एवर डिक्लेरेशन एरिया यू हैव, आपका जो डेटा का जो एरे है उसका जो डिक्लेरेशन होगा वो तय करेगा कि वर्ड लेंथ आपका हर डेटा का वर्ड लेंथ कितना है। अगर इंटीजर है तो 2 बाइट का होगा। हर एक डेटा जो उसमें एलिमेंट होगा वो 2 बाइट मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। अगर अगर कैरेक्टर होगा तो 1 बाइट रखेगा। तो आपका जो पॉइंटर अरिथमेटिक आप पढ़े होंगे सी में, पॉइंटर अरिथमेटिक क्या कहता है कि अगर आपका डेटा जो भी आपका है वो इंटीजर टाइप है, तो जो भी बेस एड्रेस है उसमें जब आप इंक्रीमेंटेशन करेंगे, +1 +2 करेंगे, तो उसके साइज ऑफ डेटा के हिसाब से वो इंक्रीमेंटेशन होगा। जैसे जनरली हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें +1 में क्या एक इंक्रीमेंट हो जाता है, +2 करते हैं 2 इंक्रीमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ +1 +2 +3 का मतलब क्या है? यहाँ +1 का मतलब है नंबर ऑफ बिट, नंबर ऑफ बिट से आपका बाइट बनता है। तो अगर हम कैरेक्टर की बात करेंगे तो कैरेक्टर के केस में क्या होगा? अगर आपका कोई एरे कैरेक्टर होल्ड कर रहा है, साइज 10 है और इसमें कैरेक्टर है, सपोज छोटा साइज ले लीजिए, इसका साइज है 3, यानी कि 3 एलिमेंट है, एक ए है, एक बी है, एक सी आप इसमें रखें। तो ये 3 कैरेक्टर आपका इस एरे में है। तो जो इसका ब्लॉक जनरेट होगा, इसमें 3 ब्लॉक जनरेट होगा, एक ए के लिए, एक बी के लिए, एक सी के लिए। तो ये एरे का 0th पोजीशन, 1 2th पोजीशन। सपोज इसका बेस एड्रेस अगर 1000 है और ये कैरेक्टर होल्ड कर रहा है, हर इसका जो एलिमेंट है वो कैरेक्टर टाइप है, तो सेकंड क्या हो जाएगा? 1000, यानी एक बाइट आपका बढ़ेगा। यानी एक डेटा के लिए 1 बाइट का एलोकेशन ऑक्युपाई किया, मेमोरी में ये एलोकेट हुआ। अगर ये कैरेक्टर की जगह इंटीजर होता तो 1000 के बाद 1000, 2, 4 ऐसे कर लेते। तो जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं वहां पर? लोकेशन ऑफ, यानी आप ये बोल सकते हैं इफेक्टिव एड्रेस, लोकेशन ऑफ ए आई, जहां पर आई का वैल्यू आपका जो है 0 1 2 हो सकता है, इज इक्वल टू व्हाट? बेस एड्रेस। डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़े होंगे आप जब एरे पढ़े होंगे, ठीक है ना? 1 डायमेंशनल काम बता रहा है, 2 डायमेंशनल में कॉलम मेजर और रो मेजर डिस्कस किए होंगे। तो बेस एड्रेस प्लस W इंटू आई। अब आई जो भी आप आई का वैल्यू होगा उसके ऐसे लोकेशन आई,
तो बेस एड्रेस अगर 1000 है, ठीक है ना, और आई का वैल्यू अगर जीरो के जगह अगर 1 लेते हैं, यानी कि 1 के लिए अगर आप i इक्वल टू 1 के लिए आपका अगर एड्रेस निकालने जा रहे हैं तो ऑलरेडी 1001 है, ये कैरेक्टर टाइप है। तो w इज व्हाट, w इज ऑफ 1 बाइट, क्योंकि कैरेक्टर का साइज 1 बाइट का होता है। तो w का वैल्यू 1 है, i आपका यहाँ क्या है, 1 है। इसका मतलब है क्या, नहीं वो कंपाइलर इशू था, प्रोग्राम सही होगा, आप जब लिखेंगे प्रोग्राम वो सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। एड्रेस जब भी प्रिंट कराएंगे तो बेस एड्रेस में ही वो आपका एडअप होगा। W इज द वर्ड लेंथ यू कैन से, और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट हियर, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है 8 बिट 16 बिट जो भी है। तो 1 बाइट है तो 8 बिट, 2 बाइट है तो 16 बिट, जैसे हम लोग 8086 में पढ़े थे ना 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज वन ऑफ द, डिस्प्लेसमेंट क्या था आपका, डिस्प्लेसमेंट एक क्राइटेरिया था एड्रेसिंग करने के लिए। तो यहाँ पर भी आपका जो बाइट है वो क्राइटेरिया है। तो W आपका क्या हो गया, W हो गया आपका साइज ऑफ द पर्टिकुलर डेटा, ईच डेटा, यूनिक डेटा यू कैन से, यूनिफॉर्म। तो अगर कैरेक्टर है तो साइज क्या होगा, 1 बाइट, अगर इंटीजर है तो 2 बाइट, अगर फ्लोट है तो 4 बाइट, डबल है तो 8 बाइट, लॉन्ग है तो 4 बाइट। इस तरह से ये एलोकेशन होता है। तो इसके लिए जनरलाइज फॉर्म क्या है, जनरलाइज फॉर्म है आपका -2n-1 टू -1। ये आपका जनरलाइज है, जहां पर n आपका क्या है, n इज नंबर ऑफ बिट, नॉट बाइट, बिट। तो अगर 2 बाइट है यानी 16 बिट वहां यूज होगा। तो इसके हिसाब से ये क्या फिक्स करता है, रेंज, रेंज ऑफ एनी डेटा टाइप इज फिक्स्ड बाय दिस पर्टिकुलर, हाँ, माइनस, जहां पर n आपका नंबर ऑफ बिट है। अगर आप कैरेक्टर की बात करेंगे तो कैरेक्टर का रेंज क्या है, -128 टू 127 लिखते हैं ना। क्यों लिखते हैं, क्योंकि कैरेक्टर का साइज 1 बाइट होता है, 1 बाइट में 8 बिट होता है। तो अगर यहाँ n का वैल्यू 8 प्रेस करिएगा तो -2 का पावर क्या होगा, 7, -2 का पावर 7 इज -128, और 2 का पावर 7 -1 यानी 128 -1 यानी दैट इज 127। तो फॉर कैरेक्टर इट इज -2 to the power 7 to 2 to the power 7 -1, that is -128 to 127। अब यहाँ पर ये n का वैल्यू चेंज करिए, 2 बाइट है तो 16 बिट होगा, तो -2 का पावर 15 टू 2 का पावर 15 -1। तो वो आप बताते हैं 2 का पावर 15 आपका -32,768 से +32,767, क्योंकि -1 है तो एक कम हो जाता है। तो ये आपका यूनिवर्सल आपका जो है ये फॉर्मूला है, जिससे हम डेटा टाइप का रेंज निकाल सकते हैं, कोई भी डेटा का रेंज निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये बेस एड्रेस यूज हुआ, ये आपका डिस्प्लेसमेंट यूज हुआ, और ये आपका क्या यूज हुआ, इंडेक्स। यही तीनों चीज हम लोग डिस्कस किए थे ना, बेस, इंडेक्स और डिस्प्लेसमेंट। ये 3 फैक्टर, 3 एड्रेसिंग एलिमेंट हम लोग डिस्कस किए थे when we discuss array. So these are the 3 addressing element which is used to find the effective address of the particular data. किसी भी डेटा का इफेक्टिव एड्रेस निकालने के लिए हम लोग ये चीज को यूज किए थे। तो यहाँ पर भी जो एड्रेसिंग मोड्स होगा, वो एड्रेसिंग मोड्स क्या है, एड्रेसिंग मोड्स स्पेसिफाइज the way through which you can address the data for processing. अब डेटा को कैसे एड्रेस करते हैं, रजिस्टर के बेस्ड एड्रेस करते हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग करते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट एड्रेसिंग करते हैं, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग करते हैं। तो देयर आर सो मेनी एड्रेसिंग मोड्स। हाँ, तो ये नॉर्मली कॉमन सीपीयू एड्रेसिंग मोड हमारा जो है वो स्पेसिफिक है। हम लोग जो 8086 में पढ़े थे दैट इज स्पेसिफिक फॉर माइक्रो प्रोसेसर 8086। तो जो एड्रेसिंग एलिमेंट में बेस, इंडेक्स और डिस्प्लेसमेंट यूज किए वो 8086 के लिए था। इसके अंदर जो हम लोग डिस्कस किए वो आपका कॉमन टू एनी सीपीयू, कॉमन टू एनी माइक्रो प्रोसेसर। तो दैट इज द एड्रेसिंग मोड्स। तो whether I discuss this addressing modes under CPU or not,
एनीवन? हाँ, तो वी जस्ट switch to the input output organization, and then after we switch to the memory organization. अब इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ये तीन सेक्शन इसलिए पढ़ाया जा रहा है आपको क्योंकि ये तीनों का ही मेन रोल है, सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट। जब वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर हम लोग देखते हैं, यू ऑलरेडी नो अबाउट द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो इन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर और देयर इज अ हार्वर्ड आर्किटेक्चर ऑल्सो। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में मेमोरी, इनपुट, आउटपुट और सीपीयू, ये चार ही कंपोनेंट को मेन कंपोनेंट कंप्यूटर का माना गया है। अब यहाँ जो मेमोरी है वो वर्किंग मेमोरी, not a secondary memory, because secondary memory is just used to place the program permanently or reside the program permanently for future accession. It's just like a bag. In your bag you put all the bag notes and the books, but whenever you need certain books or notes, then you can just retrieve that book from that bag. So hard disk or secondary memory is not a workable memory, it is a non-workable memory, and you are using that particular memory just for keeping the or residing the program permanently for future accession, because if the program is available over there, then only you can access that. अगर आपका प्रोग्राम नहीं होगा, इंस्टॉल नहीं होगा MS ऑफिस, तो MS वर्ड ओपन नहीं होगा। तो फॉर दैट रीजन ओनली, तो इसलिए वॉन न्यूमैन ने भी आपका जो है चार ही कंपोनेंट को बताया, मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, रैम, इनपुट, आउटपुट और सीपीयू। तो अब यहाँ सीपीयू हम लोग डिस्कस किए। सेकंड वी डिस्कस अबाउट द इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन एंड देन वी डिस्कस द मेमोरी। जो चार कंपोनेंट है उसी चार कंपोनेंट को इंटायर सिलेबस में पढ़ना है, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट। तो ऑलरेडी वी डिस्कस सीपीयू एंड नाउ वी डिस्कस द इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में वी यूज द टर्मिनोलॉजी पेरिफेरल्स। हाँ बोलिए। पीडीएफ इंटायर सेक्शन वाइज भेज देंगे, सीपीयू का भेज देंगे, उसके बाद इनपुट आउटपुट इसका हाँ भेज देंगे, ठीक है। सीपीयू में कुछ पार्ट आपका पहले से ही डिस्कस था, इसलिए जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, जब हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पढ़ रहे हैं तो वहां पर डिस्कस किए थे फर्स्ट ईयर में, बट स्टिल आई जस्ट शेयर द इंटायर पीडीएफ ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है ना, बिकॉज you already have a concern about the CPU when we discuss the Intel 8086 microprocessor। तो CPU का मोस्ट प्रोबेबली टॉपिक जो है वो सारा कोरिलेट कर रहा है, इसलिए पहले से भी आपके पास कंटेंट है, बट स्टिल आई जस्ट शेयर द कंटेंट्स रिलेटेड टू द CPU। नाउ पेरिफेरल्स, व्हाट डू यू मीन बाय पेरिफेरल्स? तो इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में हाँ पेरिफेरल्स, अब यहाँ पर क्या है कि जब सीपीयू हम लोग डिस्कस किए, अब इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन का कितना रोल है? एनीवन? व्हाट इज द रोल ऑफ इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर को एस्टेब्लिश करने में इनपुट आउटपुट का क्या रोल है? ऐसा है क्या कि इनपुट आउटपुट नहीं होगा तो कंप्यूटर एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है, सिस्टम बूट नहीं होगा या वर्केबल नहीं होगा? हाँ, अब यहाँ एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपका इन एब्सेंस ऑफ इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन वेदर द सिस्टम इज वर्केबल और नॉट, वर्केबल और नॉट। ऑपरेशन परफॉर्म तो बात की बात, सेकेंडरी है। वर्केबल का मतलब कि सिस्टम ऑन होगा। हाँ, तो इन एब्सेंस ऑफ इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो योर कंप्यूटर इज वर्केबल। देन द क्वेश्चन की देन व्हाट इज द नीड ऑफ इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन? अगर वर्केबल है तो फिर क्या जरूरत है इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन? इनपुट और आउटपुट डिवाइस का क्या जरूरत है? तो आपके पास उसका आंसर भी होगा। एनीवन? इसी में से ऑनलाइन पूछते हैं। काजल कुमारी, रोल नंबर 7। आर यू देयर? चलिए ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम। यहाँ बताइए, आप बताइए, आप में से कोई बताइए। शमशेर कौन है? बताइए, बैठ के अभी जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कुछ, प्रोजेक्टर नहीं रहता तो नहीं देख पाते, लेकिन क्या क्लास तो चल रहा था, क्लास क्या रुक जाती? नहीं रुकती, लेकिन आप ऑफलाइन मोड में नहीं देख पाते। तो दैट इज द प्रॉब्लम ओनली। यानी इनपुट और आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन का यूज केवल आप अपने कन्वेनियंस के लिए करते हैं।
यानी यूजर जस्ट यूज दिस डिवाइसेस फॉर देयर ओन कन्वीनियंस, अपने सुविधा के लिए करते हैं, क्योंकि यूजर को देखने के लिए डिस्प्ले डिवाइस मॉनिटर चाहिए, कुछ डेटा इंटरेक्शन में डेटा देने के लिए इनपुट डिवाइस चाहिए। तो इनपुट डिवाइस रहेगा तो वो रिक्वेस्ट सबमिट कर सकता है प्रॉपर्ली, डिस्प्ले होगा तो जो रिक्वेस्ट सबमिट किया उसका वो विजुअलाइजेशन देख सकता है कि जो सबमिट किया वो ओपन हो रहा है। जैसे एमएस वर्ड आपने रिक्वेस्ट दिया, एमएस वर्ड ओपन हो रहा है, अगर डिस्प्ले नहीं होता तो ओपन हो भी जाता, आपको पता नहीं चलता। एंड फॉर दैट रीजन ऑल्सो यू आर यूजिंग मैसेज और स्ट्रिंग along with the input whenever you are writing program। जैसे आप प्रोग्राम लिखते हैं तो ऐसा लिखना क्या जरूरी है कि इंटर 2 नंबर तभी इनपुट होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको कोई प्रोग्रामिंग करके बोलेगा वो इनपुट सीन केवल यूज करेगा या केवल स्कैनफ यूज करेगा, प्रिंटफ यूज नहीं करेगा, तो आप उसको समझाने का जरूरत नहीं है कि ये गलत हो गया प्रोग्राम, तुम्हारा तो प्रिंटफ है ही नहीं, इसमें प्रोग्राम सही है, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि ये यूजर इंटरेक्टिव प्रोग्राम तुमने नहीं लिखा है, क्योंकि यूजर को पता ही नहीं चलेगा। तुम बीइंग ए प्रोग्रामर आपको पता है कि यहाँ पर स्कैनफ लिख रहे हैं, आप कोड देख रहे हैं, लेकिन किसी को EXE दे दीजिएगा, रन कर रहा है, अब वो वेट कर रहा है आपका इनपुट करने के लिए, आपको पता ही नहीं है कि 2 इनपुट करना है कि 3 इनपुट करना है, 1 इनपुट करना है। तो फॉर यूजर पॉइंट ऑफ व्यू प्रोग्रामर नीड टू इंक्लूड मैसेज, इंसर्ट मैसेज, एडहेयर मैसेज विद द सेट ऑफ इनपुट। तो इनपुट के साथ एक मैसेज दे दिए, आप सिंपल सा जाइए ATM मशीन में जाइए और वहां पर इंसर्ट कर दीजिए कार्ड, आपसे बोला नहीं जाए इंटर पिन, और लेकिन वो आपका जो है इनपुट के लिए वेट कर रहा है, तो एक समय के बाद टाइम आउट हो जाएगा, बार बार इंसर्ट करेंगे निकालेंगे, इंसर्ट करेंगे निकालेंगे। इसका मतलब है कि आपका कार्ड इंसर्शन तो हो रहा है प्रॉपर्ली, लेकिन आप मैसेज रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे कि अब आपको इंसर्शन के बाद पिन इंटर करना है। लेकिन बहुत बार क्या होगा कि कार्ड इंसर्ट कर ही दिया तो आप पिन भी डाल देते हैं, तो किसी का हो गया, बोले मेरा तो काम कर रहा था जी, तो आप मतलब डिफॉल्ट सोच लिए कि अब पिन का ही बारी है, ठीक है ना। आप कार्ड इंसर्ट हो गया है, अगर ब्लिंक हो रहा है तो अब पिन ही डालना है, अब मैसेज नहीं मिला है तो नहीं मिला, तो ये एजम्पशन हो गया। तो बोलिए कि शमशेर का काम किया, प्रगति कुमारी का काम नहीं किया, देवाशीष का काम कर गया, नीतीश कुमार का नहीं किया, ठीक है ना। तो ये सारा चीज आपका जो है वो एजम्पशन ऑफ व्यू के बेसिस पर आपने वर्कआउट कर लिया, लेकिन एक मैसेज नहीं देने से सारा काम खराब हो रहा है। तो इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन का रोल भी इतना ही है कंप्यूटर में। वाई वी इंट्रोड्यूस इनपुट आउटपुट और स्टोरेज, बिकॉज पेरिफेरल के अंदर इनपुट आउटपुट और स्टोरेज ये सब आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट इज द रोल ऑफ इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, तो इट इज टोटली यूज्ड फॉर यूजर कन्वीनियंस, यूजर के सुविधा को देखते हुए इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो हाँ, तो पेरिफेरल्स के अंदर आपका जो है ये 3 सेक्शन होता है। एक तो आपका जो भी इनपुट डिवाइसेस जो आप कनेक्ट करते हैं, जो भी आउटपुट डिवाइसेस जिसको आप कनेक्ट करते हैं, और स्टोरेज डिवाइसेस जिसके थ्रू आप डेटा शेयर कराते हैं, यानी पेन ड्राइव, CD, DVD, रोम, हार्ड डिस्क, ये सब स्टोरेज डिवाइसेस में आ जाएगा, जहां पर भी आप डेटा को परमानेंटली रिसाइड करते हैं। तो क्यों परमानेंटली रिसाइड करते हैं? इसलिए कि जब भी आपको डेटा चाहिए होगा उस स्टोरेज डिवाइस, आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में यू जस्ट हैव ए लिमिटेड SSD, यानी कि लिमिटेड स्पेस इन SSD, तो यू जस्ट वांट टू कीप सम फाइल इन एक्सटर्नल storage device. So whenever you need that software or application, you just use that application from that location. क्लाउड पर आप रखते हैं डेटा, भाई क्योंकि आपके सिस्टम पर वो लोडेड नहीं हो। सर थोड़ा सा इन बच्चों को एक रूम में जाने दीजिए ना, कुछ बच्चे लोगों से हम लोग इनको मुलाकात कराना चाह रहे हैं, निरंजन लोग आया है, तो निरंजन लोग से इंटरेक्शन हो जाए बच्चों का। आप अटेंडेंस लेना है तो ले लीजिए, और ले चुके हैं ले लेंगे तो ले लीजिए, ताकि फिर फ्री हो जाए, क्योंकि बच्चे फिर वहीं से अगले क्लास की ओर चले जाएंगे, और उसके इस रूम में भेज दीजिएगा तुरंत। इस रूम में तुम लोग चले जाओगे और आराम से जगह ऑक्यूपाई करोगे, ठीक है। ले लो अटेंडेंस, तो हम ले ले रहे हैं।